हेलो बच्चों, मैं परवीन डागर आज फिर आ गई हूँ पर्वत प्रदेश में पावस कविता लेकर, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। और इसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। वो इसलिए है शायद, जो मुझे लगता है, क्योंकि वो कौसानी ज़िले अल्मोड़ा अल्मोड़ा ज़िले में पैदा हुए थे, और उनसे अच्छा और कौन लिख सकता था इस पर, क्योंकि वो पर्वतों में रहे हैं और वहाँ किस तरह से प्रकृति अपने वेश को परिवर्तित करती है, किस तरह से प्रवृत्ति हर क्षण में हर पल में अपने रूप को चेंज करती है। और सुमित्रा नंदन पंत से अच्छा इसमें कोई और लिख नहीं सकता था, इसलिए शायद इन्होंने इसका बहुत अच्छे से चित्रण किया है। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत के ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। इस तरह से पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। अब इस कविता को शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। सुमित्रा नंदन पंत जी इसमें कहते हैं कि पावस ऋतु कौन सी ऋतु होती है? वर्षा की ऋतु। पर्वत प्रदेश था, यानी पर्वत का देश था, पर्वत राज्य था। पल पल परिवर्तित का अर्थ तो सभी समझते हैं, पल पल का अर्थ भी सभी समझते हैं, यानी हर पल परिवर्तित यानी चेंज हो रहा था। प्रकृति वेश, प्रकृति का रूप हर पल चेंज हो रहा था। मेखलाकार, पर्वत अपार, यानी बहुत सारे पर्वत हैं, पहाड़ों में तो सभी लोग, ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। मेखलाकार होते हैं इस तरह के, इस जैसे हमारा मंडप होता है, करघनी जो औरतें पहनती हैं कमर में बांधने वाली तगड़ी, वो, या पायल की शेप भी आप कह सकते हैं, उस तरह का मेखलाकार आपने देखे हैं पहाड़ इस रूप में होते हैं, तो मेखलाकार उस हिसाब से कहा गया है। मेखलाकार पर्वत अपार, यानी इतने सारे पर्वत हैं मेखलाकार रूप में। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, यानी अपने सुमन रूपी नैनों से, सुमन मीन पुष्प, यानी फूलों के समान जो नैन हैं उनको फाड़ फाड़ कर वो हजारों नैनों से वो देख रहा है। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक रहा है यानी देख रहा है, बार बार यानी बार बार देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल में यानी नीचे जो जल है उसमें निज महाकार, निज मीन अपना, महाकार मीन बड़े आकार को। कौन सा नीचे जल है? जिसके चरणों में पलाताल, यानी जो उसके चरणों में ताल पला ताल है, यानी जो उसने तालाब पाला हुआ है अपने चरणों में। आपको पता ही है, जब बर्फ़ पिघलती है तो चारों तरफ की बर्फ़ पिघल कर उसमें बीच में, पहाड़ों के बीच में एक झील बन जाती है, तालाब रूपी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कहा गया है जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यानी दर्पण किसको कहा गया है? तालाब को, लेकिन उसे मिरर के रूप में बताया गया है कि दर्पण सा फैला है विशाल, यानी वो तालाब जो है वो किसका काम कर रहा है? दर्पण का, मिरर का। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी का गौरव यानी पहाड़ का, पर्वत का गौरव, गौरव का गुणगान करके कौन? झरझर, झरझर यानी झरने, मद में नस नस उत्तेजित कर, यानी अपने शरीर में नस नस को उत्तेजित कर, यानी बहुत खुश होकर प्रसन्नता के साथ वो गिरी का गौरव का गुणगान कर रहे हैं, पहाड़ों के गौरव का गुणगान कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियों से यानी जो औरतें गले में मोती की माला पहनते हैं, उनकी लड़ी जो बनती है उसके जैसी सुंदर, जैसी लड़ियाँ, जब झरने गिरते हैं तो वो वैसे ही पानी की बूंदें ऐसे लगती हैं जैसे मोती की लड़ियाँ हों। झरते हैं झाग भरे निर्झर,
यानी झरने झाग भरे ऐसे ही गिरते हैं जैसे मोती की लड़ियाँ गिर रही हों। आप लोगों ने देखे होंगे जब झरने गिरते हैं तो वो झाग जैसे वाइट सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे झाग घुल गया हो और ऐसे मोती जैसे चमकते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर यानी पहाड़ के, उर मीन हृदय, दिल से उठ उठ कर यानी उठकर, उच्च कांक्षाओं से तरवर, उच्च कांक्षाओं यानी ऊंची आकांक्षाओं से तरवर यानी ऊंची इच्छा, ऊंची आकांक्षाओं से तरवर, तरवर मीन पेड़ हैं, झांक रहे नीरव नभ पर यानी उस नीले आसमान की तरफ वो झांक रहे हैं। ऊंची आकांक्षाओं को लेकर पेड़ ऊंचे आसमान की तरफ देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर यानी पलक झपकाए बिना, अटल बिना हिले डुले, बिना हवा जब नहीं चलती है तो वो पेड़ बिल्कुल हिले डुले बिना ऐसे खड़े रहते हैं। और कुछ चिंता पर, ऐसे लगता है जैसे उदास चिंता युक्त खड़े हों और बिना पलक झपकाए वो आकाश को ऐसे झांक रहे हों। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर यानी ऐसे लग रहा है अभी तो पहाड़ यहाँ था, एक संग बादल आते हैं और उसे ढक लेते हैं पहाड़ों को। ऐसे लगता है कि अभी तो यहाँ था, अभी पहाड़ कहाँ गायब हो गया। तो फड़का अपार पारद के पर यानी ऐसे लगता है कि जैसे बादलों के पंख लगाकर कहीं उड़ गया हो, क्योंकि बादल आते हैं अचानक उसको घेर लेते हैं, पहाड़ों में घुस जाते हैं बादल अंदर और चारों तरफ से उसे ऐसे ढक लेते हैं, पहाड़ दिखने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि अचानक पहाड़ कहाँ उड़ गया। भूधर का मतलब होता है पहाड़। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर यानी खाली वहां पर झरने रह गए हैं, केवल उन्हीं की आवाज आ रही है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसे लग रहा है जैसे धरती पर अंबर टूट पड़ा हो, क्योंकि वो सारे बादल नीचे उतर पड़े हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे भू पर अंबर टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभ्य शाल यानी वो जो शाल के वृक्ष खड़े थे वो ऐसे लग रहा है डर कर धरती में घुस गए हों, धस गए हों। सभय, सभय यानी डर कर शाल के वृक्ष नीचे घुस गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल और वो ऐसे लग रहा है जो ताल था, जो तालाब था उसमें धुआं उठ रहा हो और ऐसे लग रहा था कि वह जल उठा है, धुआं उठ रहा है। वो बादल ऐसे लगते हैं ना कि जैसे धुएं जैसे, तो ऐसे लग रहा है कि उस तालाब में आग लग गई हो। यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो यानी इंद्र देवता ऐसा इंद्रजाल, ऐसी जादुई चीज़ें वहाँ दिखाते हैं पर्वत प्रदेश में कि एक मिनट में कुछ और एक मिनट में कुछ, कभी भी वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं, पल पल वहाँ पर वेश परिवर्तित होता है। तो इस तरह से ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने पहाड़ी प्रदेश का बहुत अच्छे से चित्रण किया है। तो बच्चों, मुझे लगता है समझ आ गई होगी। धन्यवाद और आपको परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं।